अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारे स्टॉक मार्केट सीरीज़ का 5वां सबक है और 5वां एपिसोड है। आज हम बात करेंगे पीई के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशो। जिन चीज़ों से कंपनी को नापा जाता है, कंपनी को समझा जाता है, उनमें से कुछ चीज़ें हमने कंपनी की मार्केट कैप और उसका प्राइस, बुक वैल्यू, और साथ में हमने बुक वैल्यू के साथ जो है प्राइस टू बुक वैल्यू, कितनी प्राइस है और कितनी बुक वैल्यू है, पिछले सेशन में हमने किया था। 4 चीज़ें हैं जिनसे आमतौर पर कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। उसमें एक पीई है, एक प्राइस टू बुक वैल्यू है, और एक पैग रेशो होता है, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, और एक होता है ईवी टू एबिटा। तो ये एक चीज़ कर ली है हमने, और बाकी तीनों चीज़ें जो है हम तरतीब से करेंगे। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। एक कंपनी जिसकी वैल्यू, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं हम पहले से, कि भाई एक ज़मीन है या एक दुकान है जिसमें दुकान की कीमत है और उसमें किराने का सामान भरा हुआ है, और वो दुकान हमने 50 लाख रुपए में ख़रीदी। उस दुकान से अगर मैं उस दुकान पर बैठूंगा और उस दुकान को चलाऊंगा तो मुझे सालाना 10 लाख रुपए का मुनाफा होगा। सालाना 10 लाख रुपए का मुनाफा होगा। मैंने वो दुकान खरीदी है 50 लाख में। तो प्राइस टू अर्निंग, प्राइस कंपनी का हुआ 50 लाख और अर्निंग हुआ 10 लाख। तो प्राइस टू अर्निंग क्या है? कीमत से मुनाफा जो है 5वां हिस्सा है। यानी अगर इसी तरह 5 साल मैंने इस दुकान में काम कर लिया और इस दुकान को मैंने चला लिया तो 5 साल में मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, और 5 लाख में मेरी लागत जो है वो पूरी आ जाएगी। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इस दुकान का हुआ 5। अर्निंग कितना है और कीमत कितनी है, और उन दोनों के दरमियान में गैप कितना है। बड़ी मिसाल लेते हैं हम कि कोई चीज़ आपने 1 करोड़ रुपए की खरीदी, एक बड़ा शोरूम आपने जाकर 1 करोड़ रुपए में ख़रीदा, और आप क्यों ख़रीदना चाह रहे हैं वो शोरूम? वो इसलिए ख़रीदना चाह रहे हैं कि मैं उसको किराए पे दूंगा और किराए से उसकी आमदनी करूंगा। भाई इसकी आमदनी कितनी आएगी? सालाना का साहब, सालाना आमदनी, सालाना इसका जो किराया आएगा वो 5 लाख रुपए आएगा। तो 5 लाख रुपए सालाना किराया, 1 करोड़ रुपए की जो है मेरा शोरूम। तो 1 करोड़ रुपए वसूल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? का 1 करोड़ वसूल करने में आपको 20 साल लगेंगे। तो ये प्राइस टू अर्निंग इसका 20 हो गया, 20 हो गया। पहली मिसाल में प्राइस टू अर्निंग 5 था, ये दूसरी मिसाल में प्राइस टू अर्निंग जो है वो 20 हो गया कि 1 करोड़ रुपए की मालियत है और 5 लाख रुपए सालाना उसकी इनकम है। 20 साल में मुझे मेरी कीमत वसूल हो जाएगी। अब आते हैं हम कंपनी पर। मैंने 2 चार्ट खोल रखे हैं, एक कोफोर्ज का और एक उसी की तरह परसिस्टेंट सिस्टम का। दोनों आईटी की कंपनियां हैं और दोनों तकरीबन आसपास, एक 60,000 करोड़ की कंपनी है, एक तकरीबन 80,000 करोड़ की कंपनी है। परसिस्टेंस का भाव जो है वो 5,000 रुपये है और कोफोर्ज का भाव जो है वो 1,800 रुपये है। देखिए कोफोर्ज का पीई कितना है? 61, और परसिस्टेंस का पीई है 55। तो ये 61 का पीई क्या दिखाता है? 61 का पीई ये दिखाता है कि पूरी कंपनी मुझे खरीदनी है तो मुझे 60,000 करोड़ रुपए देने होंगे। एक शेयर की कीमत, एक शेयर की जो कीमत है वो 1772 रुपये है। 1772 रुपये मेरे एक शेयर के मुकाबले में, ये तो पूरा मार्केट कैप है। एक शेयर की जो कीमत है जो मैंने चुकाए 1770 रुपये, ये 1770 रुपये मुझे वसूल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? इस 1770 पे मेरी इनकम कितनी है? यह है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर 30 रुपये है। तो 1770 रुपये मैंने चुकाए और 1 साल में 30 रुपये कमाए।
फिर अगले साल 30 रुपये कमाए, फिर अगले साल 30 रुपये कमाए, तो मुझे 1770 रुपये वसूल करने में 61 साल लगेंगे। 61 साल। देखिए ये ईपीएस है। मुझे 1770 के मुकाबले में एक साल में 30 रुपये मिलते हैं। परसिस्टेंस को भी देखिए, परसिस्टेंस की कीमत है 5400 रुपये और उसका पीई है 55, इसका ईपीएस है 98 रुपये। यानी 5400 रुपये जिस शेयर की कीमत मैंने दी वो मुझे हर साल 98 रुपये कमा के देगा, तो मुझे 5406 रुपये कमाने में 55-56 साल लगेंगे। तो पे बैक पीई जो है हमें ये बताता है कि आपकी आमदनी के मुकाबले में शेयर की जो कीमत है और जो पैसा आपने चुकाया है वो कितने साल में वसूल होगा, यह है पीई का मतलब। अब पीई कैसे देखा जाता है? पीई हमेशा जिस कंपनी का आपको देखना है या जिस कंपनी की वैल्यूएशन आपको निकालनी है, तो पीई देखते वक्त आप हमेशा उस जैसे मेयार की कंपनी का पीई देखोगे और उन दो कंपनियों के बीच में जो है पीई देख करके और उसका जायजा लोगे कि मुझे इसका कंपैरिजन किसके साथ करना चाहिए। जैसे दो इंसानों में आप कंपैरिजन करोगे तो जाहिर है एक लड़के का कंपैरिजन लड़के के साथ होगा, एक जवान उम्र के आदमी का जवान उम्र वाले के साथ होगा, एक बूढ़े आदमी का बूढ़े आदमी के साथ होगा, जवान का बूढ़े के साथ नहीं हो सकता। इवन क्या मैं परसिस्टेंस का या कोफोर्ज का पीई जो है इसका मुकाबला रिलायंस से कर सकता हूं? रिलायंस का पीई कितना है? 25 का। रिलायंस का पीई 25 है, कोफोर्ज का पीई 55 है, 60 है और परसिस्टेंस का पीई जो है वो 55 है। तो क्या मैं कोफोर्ज को समझने के लिए रिलायंस के साथ कंपेयर करूंगा? नहीं। कोफोर्ज जो है वो आईटी कंपनी है और रिलायंस जो है वो एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है, रिटेल कंपनी है और जो है वो सिम कार्ड की और टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी है। इसका मुकाबला कोफोर्ज से नहीं होगा, कोफोर्ज का मुकाबला रिलायंस से नहीं होगा। चलिए, क्या मैं इसका मुकाबला टीसीएस से कर सकता हूं? टीसीएस तो जो है वो आपके आईटी कंपनी है। का टीसीएस से मुकाबला करूंगा तो टीसीएस का पी जो है वो 22.9 यानी 23 है और कोफोर्ज का पी जो है वो 61 है। लेकिन दोनों की साइज में कितना फर्क है ये देखिए। दोनों की साइज, ये 60,000 करोड़ की कंपनी है और टीसीएस जो है वो 11,30,218 करोड़ रुपए की कंपनी है। का फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क दिखाते हैं हम आपको। दोनों का फर्क ये है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो जो छोटी कंपनी होती है उसमें ग्रोथ ज्यादा होता है और जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें ग्रोथ कम होता है। तो छोटी कंपनी ग्रोथ वाली है तो उसके लेवल की ग्रोथ की कंपनी से जो है उसका मुकाबला किया जाएगा और जो बड़ी कंपनी है जिसमें ग्रोथ कम है, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस में ग्रोथ जो है वो 3-4-5% का ग्रोथ है, अंदाजन बता रहा हूं, और कोफोर्ज और परसिस्टेंस में 15 से 20% का ग्रोथ है कि हर साल ये कंपनियां अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट को 15 से 20% बढ़ाती हैं। देखिए ये कोफोर्ज का चार्ट है। सेल्स देखो 2022 में 6,400 करोड़ रुपए था, फिर हो गया 8,000 करोड़, फिर हो गया 9,000 करोड़, फिर हो गया 12,000 करोड़, फिर हो गया 13,000 करोड़। यहाँ सेल्स में कितना वेरिएशन है वो भी लिखा हुआ है। देखिए 37%, 24%, 12%, 33%। सेम आप टाटा कंसल्टेंसी में देखिए, सेल्स पर मैंने ये प्लस है इसको निशान लगाया तो मार्च 2000 में 16% था, वहाँ 37% था, यहाँ 17% है, वहाँ 40% था, यहाँ 6% है, वहाँ 12% था, यहाँ 6% है, वहाँ 17% था। तो एक जैसी दो कंपनियां तकरीबन एक साइज की
और एक जैसी ग्रोथ की दो कंपनियों को आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करके और उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है। और उस वैल्यूएशन निकालने के बाद जो है वन ऑफ द क्राइटेरिया जो है कि हम पीई को देखें और उसका वैल्यूएशन निकालने के बाद फिर डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी सस्ती है कि हम आज ही खरीद लेंगे उसको, कौन सी कंपनी महंगी है कि उसको अभी हम नहीं खरीदेंगे बल्कि उसके सस्ते होने का इंतज़ार करेंगे, या उसमें ग्रोथ का वेट करेंगे, उसके सस्ते होने का इंतज़ार करेंगे या उसके ग्रोथ का वेट करेंगे, और या यह है कि कंपनी जो है वो रीजनेबल प्राइस पर है, अभी हम उसको खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी का जो रीजनेबल पीई है वो आपको यहाँ मिलेगा। ये जो चार्ट है, चार्ट में ये प्राइस है और यहाँ प्राइस के पास पीई रेशियो लिखा हुआ है। देखो, हर कंपनी का अपना एक मीडियन और दरमियानी और हिस्टोरिकल पीई होता है। टीसीएस का हिस्टोरिकल पीई जो है वो तकरीबन 32 है, 32, लेकिन फिलहाल ये कितने पीई पर है? फिलहाल ये 22 के पीई पर है। यानी अपने हिस्टोरिकल पीई से टीसीएस जो है वो कम पीई पर मिल रहा है। मतलब यह है कि टीसीएस अपनी हिस्टोरिकल प्राइस के मुकाबले में सस्ता हो गया है। कोफोर्ज को आप देखेंगे इसी तरह, ये चार्ट पे चले गए, फिर यहाँ पीई का इसका जो हिस्टोरिकल पीई है यहाँ नीचे लिखा भी रहता है। मीडियन पीई 45 है, लेकिन फिलहाल इसका हिस्टोरिकल पीई से पी बढ़ गया है और ये हो गया है 61। इसका मतलब यह है कि कोफोर जो है अपने हिस्टोरिकल पी के मुकाबले में महंगा है। परसिस्टेंस को आप देखेंगे इसी तरीके से चार्ट पे जाकर, तो ये इसकी प्राइस है। पिछले एक साल पे ये 5200 का था, अभी 5400 का है, और उसका पी रेशियो जो है वो हिस्टोरिकल पी रेशियो 48 का है, और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 55 के 55 के पी रेशियो पर। मतलब यह है कि कोफोर्ज और परसिस्टेंस अपने हिस्टोरिकल पी से महंगे हैं और टीसीएस जो है वो अपने हिस्टोरिकल पी से सस्ता है। इतनी बात तो हमारी समझ में आई हिस्टोरिकल पी देखकर कि टीसीएस सस्ता है और कोफोर्ज और परसिस्टेंस जो है महंगे हैं। तो क्या हम टीसीएस खरीद लेंगे कि नहीं? अभी हम टीसीएस नहीं खरीदेंगे। और दूसरे पैरामीटर्स में एक पैरामीटर है ग्रोथ का। ग्रोथ, वो जो हमने बताया था ना पीईजी, पीई को ग्रोथ से मिलाएंगे कि पीई के मुकाबले में ग्रोथ कितना है। वो मैं टेक्निकल उसका आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन इसको महंगा सस्ता समझने के लिए अगले साल टीसीएस जो है वो कितनी सेल करेगा और कोफोर्ज कितनी सेल करेगा। जो है टीसीएस का सेल इस साल कितना हुआ? 2,55,000 का हुआ। पिछले साल कितना हुआ था? 2,40,000 का। दोनों के बीच में 15,000 का फर्क है। चलो मान लेते हैं अगले साल टीसीएस जो है 2,80,000 करोड़ रुपए की सेल करेगा। तो 2,80,000 करोड़ रुपए की सेल जब करेगा तो गोया ये 5% आगे जाएगा। 5% जो है वो आगे जाएगा, 5% इसमें ग्रोथ होगी। तो जो पी अभी 23 का है, 5% की ग्रोथ के बाद उस पी उसको फॉरवर्ड पी कहते हैं हम, कि फॉरवर्ड पी हम एस्टिमेट करते हैं कि अगले साल इतना ग्रोथ होगा और इतना ग्रोथ होगा तो इतने ग्रोथ पर जो है इतना ईपीएस आएगा और ईपीएस बढ़ेगा तो फिर उस ईपीएस को हम वापस से डिवाइड करेंगे जो है प्राइस टू अर्निंग पर, और हमारा पीई जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ईपीएस बढ़ेगा, पीई कम होगा, ईपीएस बढ़ेगा, पीई कम होगा। तो यहाँ पीई जो है 5% की वजह से बहुत थोड़ा सा कम होगा। लेकिन कोफोर्ज में जो है आप देखिए तो इसमें मार्च 2025 में 33% की ग्रोथ है। तो 33% की ग्रोथ के लिए यहाँ हो जाएंगे 12,000 के मुकाबले में तकरीबन 16,000 करोड़ की सेल हो जाएगी। और 16,000 करोड़ रुपए की जब सेल होगी तो 16,000 करोड़ रुपए की सेल के मुकाबले में
उतना ही प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, और उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ने से हम देखेंगे कि हमारा ईपीएस बढ़ गया। ये जो 29-30 रुपए का ईपीएस है, इसको 33% बढ़ा देंगे तो 40 रुपए का ईपीएस हो जाएगा। और जब 40 रुपए का ईपीएस होगा तो फिर 1780 रुपए कमाने में 40 रुपए के हिसाब से जो 55 साल लगने वाले थे वो घटकर तकरीबन 42 या 43 साल हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगले एक साल में अगर वो 33% की ग्रोथ करता है तो वो 33 हो जाएगा। तो पीई तेजी से घटेगा कोफोर्ज का, और जितना तेजी से पीई घटेगा उसका भाव और दाम बढ़ता चला जाएगा, और आमदनी और फायदा जो है वो हमें टीसीएस में कम होगा। कोफोर्ज और परसिस्टेंस में जो ग्रोथ है, जो कीमत का जो कैपिटल गेन है, जो भाव की बढ़ोतरी है, वो हमें ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से पीई देखे जाते हैं। एक हिस्टोरिकल पीई होता है, और एक कंपनी अपनी कॉन कॉल में एक गाइडलाइन देती है कि भाई हम आगे भी 15% का ग्रोथ करेंगे, आगे भी हम 20% का ग्रोथ करेंगे या 25% का ग्रोथ करेंगे। उस एस्टिमेटेड ग्रोथ की वजह से हम फॉरवर्ड पी निकालते हैं, और फॉरवर्ड पी निकालकर और फिर पीछे जाकर उसकी प्राइस को देखते हैं, तो फिर हमारा पी बजाय 55 के अगले एक साल में 42 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा अगला पी उसके बाद और ज़्यादा कम हो जाएगा। और जैसे जैसे पी कम होगा तो चूंकि ग्रोथ वाली कंपनी है तो इसका दाम फटाफट बढ़ना शुरू होगा। 1700 रुपये से ये 2000 हो जाएगी, 2000 से 2300 रुपये हो जाएगी, 2300 से 2500 रुपये हो जाएगी। यानी इधर 20-25% का ग्रोथ होगा, उधर तकरीबन प्राइस 25-30% भाग जाएगा। इधर 25% का ग्रोथ होगा, उधर प्राइस 30% भाग जाएगा। तो कैपिटल गेन जो है हमको उन कंपनियों में ज़्यादा मिलता है कि जिनका पीई जो है, जिनका ग्रोथ गाइडलाइन जो है, जिनकी ग्रोथ गाइडलाइन जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए पीई किसी कंपनी का कम है, जो हमने देखा कि टीसीएस का पीई कम है और कोफोर्ज और परसिस्टेंस का पीई ज़्यादा है, तो किसी भी कंपनी के पीई कम होने से हम उसको सस्ता नहीं बोलते हैं, और पीई ज़्यादा होने से हम उसको महंगा नहीं बोलते हैं। पीई का कम और ज़्यादा होना आगे जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है उस ग्रोथ पर वो टिका रहता है। अगर ग्रोथ अच्छी है तो महंगा पीई भी हमें फ़ायदा देगा, महंगे पीई वाली जो है उसको भी हम खरीद लेंगे क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा है। और अगर ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कम है या ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, जितनी सेल पिछले साल आई थी आइंदा भी इतनी ही आएगी, और आगे भी ग्रोथ का कोई अंदाज़ा हमको नहीं है, मैनेजमेंट जो है ग्रोथ के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा है, तो फिर 20 का पीई अगले 5 साल तक भी 20 का ही रहेगा, वो पीई बढ़ेगा नहीं, और बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी तो कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, शेयर का दाम नहीं बढ़ेगा। आपको बहुत सारे शेयर ऐसे मिल जाएंगे कि जो पिछले 2-2, 3-3 साल से उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस तरह एक साइज की कंपनियों को आप देखो, उनके अंदर का ग्रोथ देखो, और अगले साल का फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करो, और उसी फॉरवर्ड पी के मुकाबले में पीछे देखो कि कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है, और पीछे इस कंपनी का पी कितना था। पीछे से हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल कंपनी का एक हिस्ट्री है, उसका एक पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से हम उसको जज करते हैं। तो पुराना देखकर आगे का एस्टिमेट करेंगे, फॉरवर्ड पी निकालेंगे, और फॉरवर्ड पी निकालने के बाद 20 की पी की कंपनी को या 25 की पी की कंपनी को छोड़कर 50 की पी की कंपनी को हम खरीद सकते हैं। वो हमारे लिए सस्ती होगी, उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत कम पीई वाली कंपनी के। तो पीई इटसेल्फ जो है वो कुछ भी नहीं बताता है जब तक कि उसके साथ ग्रोथ को नहीं जोड़ दिया जाए। उम्मीद है मैं आपको ये बात समझा सका। मैं 2-1 मिसालें और लूँगा, आइंदा भी पीई के बारे में इसी तरह की 2 कंपनियों की मिसाल लेकर और भी आपको 1-2 मिसालों से पीई समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आप प्रैक्टिस करें, कोई भी एक सेक्टर की 2-4 कंपनियाँ ले लें और लेकर के उनका पीई देखें, उनका फॉरवर्ड ग्रोथ देखें और फॉरवर्ड पीई निकालें, पुराना पीई उनका देखें, पुराना ग्रोथ उनका देखें, और आगे के ग्रोथ को जज करने की कोशिश करें। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो जो गाइडलाइन दिया है
वो कॉन कॉल पिछले क्वार्टर का कॉन कॉल जाकर सुने, और इस तरह से एक हफ्ता 10 दिन, महीना, 2 हफ्ते जो है वो आप एक कंपनी को समझने में या कम से कम एक सेक्टर को समझने में लगाएं। तो इस तरह से जब आप एक सेक्टर को समझने में ये मेहनत करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी बात कि मैं जो माल खरीद रहा हूं ये सस्ता है या महंगा है, पी कम है तो मुझे फ़ायदा है या नहीं है, पी ज़्यादा है तो मुझे उसका कोई नुकसान है या नहीं है। ये सारी बात आपको समझ में आएगी और कन्विक्शन के साथ आप खरीद सकोगे, और भाव कम ज़्यादा होने पर आपकी नब्ज़ तेज़ नहीं होगी, आपको घुटन और घबराहट नहीं होगी, आपकी नींद हराम नहीं होगी, बल्कि आप एक तयशुदा समझे हुए डिसीजन के बाद जो है अपना माल खरीद कर बैठोगे और उससे फ़ायदा भी उठाओगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एक मनोरंजन की तरह न सुने। ये वीडियो जो है एकेडमिक है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। यकसुई के साथ बात को सुने, नहीं समझ में आती है तो बार बार सुने और इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।